आज हम कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन के संबंध में अतिलंघन के विरुद्ध जो उपचार दिए हुए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, कोई भी विधिक व्यवस्था है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो अधिकारों के अतिलंघन पर उपचार प्रदान करें। इसको लेकर एक लैटिन मैगजीम्स भी है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो अब तक हमने कॉपीराइट में जाना कि कॉपीराइट का अस्तित्व कब है, कॉपीराइट का स्वामी, कॉपीराइट का समुद्देशन, कॉपीराइट की अनुज्ञप्ति, अतिलंघन कब होता है, कब किन कार्यों को हम अतिलंघन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जानेंगे प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन के विरुद्ध जो उपचार हमें प्राप्त है वो कौन कौन से हैं। तो इस संबंध में जो हमें उपचार प्राप्त है वो है सिविल उपचार, जिसका वर्णन अध्याय 12 में दिया हुआ है, सेक्शन 54 टू 62। और जो आपराधिक मामलों से संबंधित जो उपचार है वो अध्याय 13 में दे रखे हैं, सेक्शन 63 टू 70। और इसके अलावा भी सिविल उपचार और आपराधिक मामलों से संबंधित उपचार के अलावा भी प्रशासनिक उपचार भी इस एक्ट के माध्यम से हमें मिलते हैं। आज हम इन सब के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जो सिविल उपचार है उसके बारे में सेक्शन 55 में बता रखा है, प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन के लिए सिविल उपचार। लेकिन इससे पहले इस अध्याय की शुरुआत धारा 54 से होती है, जिसमें यह बता रखा है कि प्रतिलिपि अधिकार का जो स्वामी है उसमें कौन आएगा। तो कोई भी अनुज्ञप्तिधारी जिसको इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया हो, या इसके अलावा भी कोई अनाम या छद्मनाम अर्थात ऐसी कोई कृति जिसका लेखक के बारे में कुछ मालूम नहीं है, या कोई लेखक होता है वो दूसरे नाम से किसी कार्य को करता है, तो उस कंडीशन में जहाँ तक वो जो प्रकाशक उनके नाम उजागर ना कर दे, या जो उनके लेखकों के जो विधिक प्रतिनिधि है वो प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को ये समाधान ना कर दे, तब तक किसी व्यक्ति का नाम या किसी प्रकाशित कृति में अगर लेखक या प्रकाशक के रूप में आया हो तो न्यायालय उस व्यक्ति को लेखक या प्रकाशक मानेगा, जब तक कि अन्यथा सिद्ध ना कर दे। ये बात सेक्शन 54 में बता रखी है। अब जो सेक्शन 55 है, सेक्शन 55 यह बताता है कि जो प्रतिलिपि अधिकार का जो अतिलंघन होता है, जहाँ पर प्रतिलिपि अधिकार का हनन होता है, तो उस संबंध में क्या क्या सिविल उपचार प्राप्त है। तो जो सबसे पहला जो उपचार प्राप्त है वो है व्यादेश। व्यादेश क्या होता है? व्यादेश एक न्यायिक कार्यवाही होती है या न्यायिक आदेशिका होती है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को रोका जाता है जो किसी अन्य के विधिक अधिकारों का हनन कर रहा है या ऐसी विधिक अधिकारों के हनन करने की धमकी देता है। तो ये इसके संबंध में जो भी विस्तार से व्यादेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में बताया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उसमें व्यादेश के बारे में बताया गया कि व्यादेश के प्रकार बताए गए, अस्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश। और इसके अलावा जो दूसरा जो उपचार प्राप्त है वो है नुकसानी का। प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन से अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो उस क्षति की भरपाई के लिए वो संबंधित पक्षकार से क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। जो इस धारा 55 है, जो धारा 55A का जो सेकंड पैराग्राफ है, जो धारा 55A का जो दूसरा जो पैरा है, दूसरा जो पैराग्राफ है, उसमें देखो ये बताया गया है कि यदि प्रतिवादी यह साबित कर दे कि अतिलंघन की कृति को उसे ज्ञात नहीं था कि इस कृति में युक्त आधार हो उसके पास कि इस कृति में
प्रतिलिपि अधिकार का अस्तित्व है, ये उसको ज्ञात नहीं था। ये वो युक्त आधार न्यायालय के समक्ष अगर वो प्रस्तुत कर दे तो जो वादी को जो उपचार मिलते हैं वो केवल और केवल व्यादेश है, और उसके अलावा वो लाभ लेखा प्राप्त कर सकता है। लाभ लेखा मतलब जो प्रतिवादी है उसने इस प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन से जो लाभ प्राप्त किया है, तो उस लाभ को वो पूरा या उसका आंशिक भुगतान के रूप में वो उस लाभ को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अगर प्रतिवादी ये साबित कर दे, तो धारा 55A का जो दूसरा पैराग्राफ है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और इसके अलावा प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन के लिए विधि द्वारा प्रदत्त कोई अन्य जो उपचार है वो भी ऐसे पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त है। अब एक महत्वपूर्ण और लीडिंग केस है इस कॉपीराइट में, आरजी आनंद बनाम डिलक्स फिल्म्स एवं अन्य, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1613। इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन कब होगा, कैसे इसका निर्धारण किया जाएगा, किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन इस केस में दी हुई है, आरजी आनंद बनाम डिलक्स फिल्म्स एवं अन्य। तो जो इस केस के जो संक्षिप्त तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वादी है जो RP आनंद, उसने एक नाटक लिखा हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी एक नाटक लिखा और इसको एक थिएटर में पेश किया। ये जो नाटक है ये जो प्रांतवाद है, जो क्षेत्रीयतावाद है, उस पर आधारित एक नाटक था। तो जो प्रतिवादी डिलक्स फिल्म्स है, इसने इस नाटक के आधार पर एक मूवी बनाई। उस मूवी का नाम है न्यू दिल्ली। एक फिल्म बनाई न्यू दिल्ली। इसमें भी ये जो प्रांतवाद है, ये इसका जो मेन प्लॉट था इस मूवी की स्क्रिप्ट का वो ये प्रांतवाद ही था। लेकिन इसने जो तथ्य इसमें शामिल किए उसको में जातिवाद और दहेज प्रथा नामक जो तथ्य थे वो भी इस फिल्म में शामिल कर लिए, फिल्म को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए। और ये जो जातिवाद और जो दहेज प्रथा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इस नाटक में नहीं था। जो ये नाटक था, ये नाटक विवाह के संबंध में और दूसरे को मकान किराए पर देने के संबंध में पूरा का पूरा ये प्रांतवाद के इर्द गिर्द घूमती थी ये स्टोरी इसकी। लेकिन इसने इसमें थोड़ा सा नया किया और इसने इसको जातिवाद एवं दहेज प्रथा से जोड़ दिया। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए, जैसे कि कोई भी विचार हो, जैसे जो पौराणिक कथाएं होती है, पौराणिक जो कहानियां होती है, अब इसमें उसमें किसी को प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उसमें बस जो लेखक का विचार की अभिव्यक्ति और उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वही बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कि एक ही विचार होता है, उसको अलग अलग तरीके से आप विकसित कर सकते हो, अलग अलग तरीके से उसको आप पेश कर सकते हो, लेकिन ये हूबहू पहले वाले की नकल नहीं होना चाहिए। जैसे भगत सिंह को देखिए आप, भगत सिंह पर कितनी मूवी बन चुकी है, तो जो उसकी जो थीम होती है मूवी की, भगत सिंह की जो जीवनी से संबंधित, वो सेम होती है। लेकिन फिर उस फिल्म को अभिव्यक्त कैसे करती हैं, उस फिल्म के डायलॉग्स वगैरह, उस फिल्म के जो उसमें गाने होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, वो हूबहू एक दूसरे की कॉपी नहीं होती है। तो जो ये केस है बड़ा लीडिंग केस है और इस केस में कई पॉइंट्स बताए हैं न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कब प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन होगा और कब प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन नहीं होगा। ये बड़ा लीडिंग केस है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना। अब जो धारा 56 है उसमें ये बताया गया है पृथक अधिकारों का संरक्षण। पृथक अधिकारों का संरक्षण का मतलब कि जो कॉपीराइट का जो स्वामी होता है, ओनर ऑफ कॉपीराइट, वो जो अपने अधिकारों का जब वो परिवर्तन करवाता है, अधिकारों के परिवर्तन के लिए उसमें भी अगर कोई को ओनरशिप है तो उन सबको वो उसमें पक्षकार नहीं बनाता है, यानी पक्षकार बनाया आवश्यक नहीं। इसको आप इसलिए समझिए जैसे कोई भी एक वर्क है, जैसे कोई भी एक पुस्तक ले लो आप, उसमें A, B और C और D ये संयुक्त स्वामी उसके, इनकी को ओनरशिप है इनकी।
अब क्या करता है कि कोई अक्स व्यक्ति इनके जो कॉपीराइट का जो राइट है उनका वोलेशन करता है, कोई अक्स व्यक्ति, तो यहाँ पर ये बी इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। बी अक्स के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। यहाँ पर ये आवश्यकता नहीं है कि वो ए और सी और डी को भी मामले में पक्षकार बनाए, वो अकेला ही अक्स के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। जो सेक्शन 57 है वो बताता है लेखक के विशेषाधिकार। लेखक के विशेषाधिकार का इसमें ये बताता है कि अगर लेखक किसी को कुछ समुन्देशित कर देता है, तो जो समुन्देशन है उसके बारे में जो धारा 18 बताती है कि अगर वो समुन्देशन कर देता है, असाइन कर देता है किसी को भी अपने राइट्स को, तो समुन्देशन में क्या होता है, लेखक का जो स्वामित्व का वो अंतरण हो जाता है वहां पर। तो समुन्देशन होने के बाद भी लेखक कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नुकसानी का दावा ला सकता है कि मैं इस प्रति का लेखक हूं और मैंने अपने स्वामित्व का अंतरण तो कर दिया, लेकिन किसी दूसरे ने उसकी जो रचना है उसको तोड़ मरोड़ कर या किसी अन्य तरीके से अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर उसको पेश किया है, तो वो नुकसानी प्राप्त करने का दावा रखता है। ये लेखक का विशेष अधिकार है कि चाहे उसने अपने अधिकारों का समुन्देशन कर दिया गया हो। समुन्देशन के लिए आप धारा 18 जरूर से पढ़ना। धारा 18 को हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में। समुन्देशन क्या है, अनुज्ञप्ति क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो धारा 58 है वो अतिलंघनकारी प्रतियों पर कब्जा रखने वाले या उनका व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्वामी के अधिकार। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कुछ कृतियां रखता है, ठीक है, जिससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसने किसी के राइट्स कॉपीराइट्स का वोलेशन किया हो, तो वो सारी की सारी जो प्रतियां होती है और ऐसी प्रतियां जिन प्लेटों से बनाई जाती है, तो उनका स्वामी कौन होगा, प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी ही उनका स्वामी होगा। अगर किसी के पास ऐसी कुछ प्रतियां पाई जाती है जो प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन करती है और उन कृतियों को बनाने वाला जो भी सामान है उन सारे के सारे सामान का मालिक कौन हो जाएगा, जो प्रतिलिपि अधिकार का जो स्वामी होता है, ओनर ऑफ कॉपीराइट, वही उनका मालिक हो जाएगा। अपवाद दे रखा है इसमें कि जब तक प्रतिवादी यह साबित कर दे कि उसे ज्ञात नहीं था या विश्वास करने का कोई आधार नहीं था कि वे प्रतियां अतिलंघनकारी प्रतियां हैं, तो वो उस परिभाषा में नहीं आएगी। ये बाद की न्यायिक कार्यवाही है, उसको साबित करना होगा। लेकिन अगर उस समय पाई जाती है तो उसका मालिक वो प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी होगा। धारा 59 है वास्तु कलाकृतियों के मामले में उपचारों पर निर्बंधन। इसमें यह है कि जो वास्तु कृतियां होती है, जैसे कोई भवन बन रहा है, वो किसी अन्य भवन की डिजाइन की कॉपी कर रहा है, कोई प्रसिद्ध इमारत की वो कॉपी कर रहा है, तो माना जाता है कि उसने कॉपीराइट का अतिलंघन किया है। और यहाँ पर उसका अगर निर्माण पूरा होता है या निर्माण आरंभ कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रतिलिपि अधिकार का जो स्वामी होता है उसको ऐसी भवन और या ऐसी कोई संरचना अगर बनी है, अगर ऐसी कोई बिल्डिंग बनी है, तो उसको तोड़ने के लिए आदेश प्राप्त करने का उसको भी आदेश प्राप्त नहीं होगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में अगर कोई भी उपबंध क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर उस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश उसको नहीं मिलेगा। इस संबंध में जो धारा 60 है वो है कि विधिक कार्यवाही की निराधार धमकी के मामले में उपचार। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये धमकी देता है कि मैं इस प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी हूँ, आप इसका वोलेशन कर रहे हो, इस संबंध में वो कोई धमकियां देता है, इस संबंध में समाचार पत्रों में इनमें कुछ प्रकाशन करवाता है, तो जो वास्तविक जो प्रतिलिपि अधिकार का जो स्वामी है, तो उसको क्या करना होगा, उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो सेक्शन 34 के अंतर्गत उसको डिक्लेरेटरी सूट के लिए आवेदन करना होगा, उसको घोषणात्मक वाद लाना होगा। और वो घोषणात्मक वाद में क्या कर सकता है, उन धमकियों के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त कर सकता है कि ये आगे से इन धमकियों को कहीं भी पब्लिश नहीं करेगा, और इन धमकियों के कारण अगर उसको जो भी नुकसान प्राप्त हुआ है उसकी नुकसानी के लिए भी वो उसकी नुकसानी भी वो प्राप्त कर सकेगा। अब जो अगला जो सेक्शन है धारा 61 प्रतिलिपि अधिकार की स्वामी का कार्यवाही में पक्षकार होना,
कब वो मामले का पक्षकार होगा? जब न्यायालय के समक्ष एक सा कोई वाद आए जिसमें कोई अनुज्ञप्तिधारी जो लाइसेंस होल्डर है वो न्यायालय में दावा करता है कि अमुक व्यक्ति ने उसके कॉपीराइट का वोलेशन किया है, तो उस स्थिति में जब तक न्यायालय ये निर्देश न दे तब तक जो कॉपीराइट का जो स्वामी होता है उसको भी यहाँ पर प्रतिवादी बनाया जा सकता है। जो प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी उसको के स्वामी को भी यहाँ पर प्रतिवादी बनाया जा सकता है। अब जो अगला जो सेक्शन है सेक्शन 62, इसमें न्यायालय की जुरिडिक्शन बताई गई है कि तो न्यायालय की जुरिडिक्शन उसमें होगी, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी वाद जो भी सिविल कार्यवाही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई जाएगी, जिला न्यायालय में। तो जिला न्यायालय को इस संबंध में अधिकारिता प्राप्त होगी कि वो कोई भी जो वाद कोई सिविल कार्यवाही जो भी इस अध्याय के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति संस्थित करना चाहे लाना चाहे तो उसको जिला न्यायालय में ही ये वाद लाना होगा। और जिला न्यायालय की अधिकारिता में क्या होगा, स्थानीय सीमाओं के अंदर या वो व्यक्ति रहता है या वाद या अन्य कार्यवाही करता है, और अगर एक से अधिक व्यक्ति हो तो उस न्यायालय की अधिकारिता में उनमें से कोई वास्तव में या स्वेच्छा निवास करता हो, कारोबार करता हो या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ काम करता हो। तो ये जो धारा 54 से लेकर 62 तक है इसमें सिविल उपचार बताए गए हैं। अब जो आगे का जो चैप्टर है उसमें आपराधिक मामलों से संबंधित उपचार बताए गए हैं। जो अध्याय 13 है उसमें आपराधिक मामलों से संबंधित उपचार बताए गए। तो जो सेक्शन 63 है वो ये बताता है, देखो सिविल उपचार तो वो प्राप्त कर ही सकता है। जो अध्याय 12 में क्या है, अध्याय 12 में जो सिविल उपचार है वो तो वो प्राप्त कर ही सकता है। इसके अतिरिक्त वो जो दांडिक कार्यवाहियां हैं ये भी वो शुरू करने के लिए वो यहाँ पर वो उसको ये एक्ट अधिकृत करता है। तो ध्यान रखना जो सिविल उपचार है और जो दांडिक उपचार है दोनों पृथक एवं स्वतंत्र है। जो कॉपीराइट का जो स्वामी है वो इन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो जो चैप्टर जो 13 है उसमें आपराधिक मामलों से संबंधित उपचारों को बताया गया है। तो जो धारा 63 है प्रतिलिपि अधिकार या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के अतिलंघन का अपराध। तो कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर अतिलंघन करेगा या अतिलंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा तो वो ऐसा कारावास जिसकी अवधि कम से कम 6 माह हो सकती है, जो 3 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, 3 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। एवं जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, जिसको 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस दंड से वो दंडनीय होगा। लेकिन अगर ऐसा अतिलंघन कोई व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में लाभ के लिए नहीं किया गया हो तो न्यायालय वहां पर अपने फैसले में पर्याप्त एवं विशेष कारणों को उल्लेखित करेगा और कारावास जो 50 तो 6 माह से कम अवधि का कारावास, अगर वो ये सिद्ध कर दे कि मैंने ऐसा अतिलंघन अपने व्यापारिक या कारोबार के अनुक्रम में लाभ के लिए नहीं किया गया, तो कारावास जो 6 माह से कम का होगा और जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम से दंडनीय होगा। अब जो धारा जो 63A है वो बोलती कि द्वितीय और पश्चातवर्ती दो सिद्धियों पर बढ़ाई गई शक्ति। तो कोई व्यक्ति धारा 63 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है और वापस वो उसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दिया गया हो तो ऐसी दूसरी और पश्चातवर्ती अपराध के लिए तो उसको ऐसी अवधि का कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
और जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन उसको 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, से वो दंडनीय होगा। 1 लाख से कम नहीं होगा यहाँ पर जुर्माना, जिसको 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ये दंड उसको मिलेगा। अब जो अगला सेक्शन है धारा 63B, कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का जानबूझकर उपयोग करना। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का किसी कंप्यूटर पर जानबूझकर उपयोग करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 दिन से कम नहीं होगी। कारावास की अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी, जिसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। और जुर्माना जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, जिसको 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, से वो दंडनीय होगा। और वापस वही इसका वही अपवाद है, अगर वो ये साबित कर दे कि मैंने ये कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग अपने लाभ के लिए या अपने व्यापार या कारोबार के सामान्य अनुक्रम में नहीं किया गया, तो न्यायालय अपने निर्णय में विशेष कारणों का हवाला देगा और सजा वो देगा जिसमें जुर्माना जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। यहाँ पर कारावास नहीं मिलेगा, इसके अपवादों में कारावास नहीं मिलेगा, केवल जुर्माना जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा उससे उसको दंडित किया जा सकता है। अब है अतिलंघनकारी प्रतियों को अभिग्रहण करने की पुलिस की शक्ति। जो धारा 64 है वो अतिलंघनकारी प्रतियों को जो सीज करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति देती है। तो सीज कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, जो पुलिस अधिकारी होता है वो उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून नहीं होगा, अर्थात वो उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर मिनिमम जो रैंक होनी चाहिए यहाँ पर अतिलंघनकारी प्रतियों को सीज करने के लिए वो ऐसा ही होगा, वो उससे नीचे की रैंक का ना हो, ऐसा है कि नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। वो जहाँ कहीं भी उसको ये संभावना है, ये लगता है कि ये यहाँ पर ये जो प्रतियां हैं वो कॉपीराइट एक्ट के वोलेशन में निर्मित की गई है, तो उनको वो जब्त कर सकता है। और अगर यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक संभावना शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी धारा 63 के अधीन जो पुलिस अधिकारी है उसको ये लगता है कि धारा 63 के अधीन कोई अपराध का किया जाना संभाव्य है, तो वो क्या करता है, बिना वारंट के ही उन सभी प्रतियों एवं कृतियों को सीज कर सकता है। जहां की पर वो पाई जाती है उनको सीज कर सकता है। और कोई व्यक्ति जो उन सीज की हुई प्रतियों में अपना हित रखता है, वो सीज किए जाने के 15 दिन के भीतर ऐसी प्रतियों या प्लेटों को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि 64 में सीज कब करेगा, जब उसको लगता है पुलिस अधिकारी को कि 63 के अंतर्गत कोई अपराध कारित करने की संभावना है, तो जहां पर भी वो अतिलंघनकारी प्रतियों को पाएगा वो उसको जब्त कर लेगा। और छुड़वाने के लिए जो व्यक्ति हित रखता है वो सीज किए जाने के 15 दिन बाद वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। अब जो धारा 65 है वो बोलती है अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए प्लेटों पर कब्जा। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अतिलंघनकारी प्रतियां बनाता है, इसके संबंध में कुछ प्लेट बनाता है या अपने कब्जे में इसी प्लेटों को रखता है, तो उसको 2 वर्ष की अवधि के कारावास से 2 वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 66 अतिलंघनकारी प्रतियां या अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए प्लेटों का वयन। तो जो धारा 66 है वो बोलती है कि जो अतिलंघनकारी जो प्रतियां हैं वो प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को लौटाए जाने के बारे में वो आदेश देती है। मतलब जो अतिलंघनकारी प्रतियां हैं वो जब्त हुई है, तो जो विचारण करने वाला न्यायालय है तो वो ऐसा आदेश देगा कि ये जो
जो प्रतियां हैं या ये सारी की सारी जो प्लेटें हैं ये किसको दे दी जाए, प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को दे दी जाए। इसे संबंध में हमने एक सेक्शन भी पढ़ा था ना। अतिलंघनकारी प्रतियों पर कब्जा रखने वाले या उनका व्यवहार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध स्वामी के अधिकार, तो जहां पर भी वो मिलेगी तो उनका मालिक कौन माना जाएगा, जो कॉपीराइट का जो स्वामी होता है वही सिविल में भी वही उपचार प्राप्त है, और वैसा का वैसा उपचार यहाँ पर उसको धारा 66 के धारा 66 के अधीन उसको वो का वही प्राप्त है कि न्यायालय आदेश देगा कि प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को ये सारी की सारी प्लेटें दे दी जाए। अब जो अगला सेक्शन है सेक्शन 67, रजिस्टर आदि में मिथ्या प्रविष्टियां पेश करने या देने के लिए शास्ति। तो अगर कोई भी मिथ्या प्रविष्टियां करेगा किसी रजिस्टर में या पेश करेगा या जानबूझकर उसको मालूम है ये मिथ्या है और उसको वो साक्ष्य के तौर पर पेश करेगा या करवाएगा, तो उसको कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से वो दंडनीय होगा। अब जो धारा 68 है ये बोलती है कि किसी प्राधिकारी, कोई भी अथॉरिटी हो या अधिकारी को प्रवंचित करने यानी धोखा देने या उस पर असर डालने के प्रयोजन से मिथ्या कथन के लिए शास्ति। तो धारा 68 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी या अधिकारी को धोखा देने के आशय से या उस पर असर डालने के प्रयोजन से जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या व्यपदेशन करता है तो उसको 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर वो सारी की सेक्शन 66 में वो सारी की सारी प्रतियां किसको दे दी जाएगी, प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को वो लौटा दी जाएगी। अब जो धारा 68 है वो कहती कि धारा 52 ए के उल्लंघन के लिए शास्ति। तो जो धारा जो 52 है वो ये कहती कि अगर कोई व्यक्ति किसी साउंड रिकॉर्डिंग को प्रकाशित करेगा, ठीक है, और जिसमें कोई अन्य व्यक्ति की जो उस साउंड रिकॉर्डिंग का मालिक कोई अन्य व्यक्ति हो, तो उसका नाम और पता जिसने वो साउंड रिकॉर्डिंग बनाई हो और जो प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी है उसका नाम और पता और उसके प्रकाशन का वो वर्ष अवश्य देगा। और इसी मामले सेम ही ये कंडीशन वीडियो से संबंधित है। अगर कोई ऐसी वीडियो फिल्म को प्रकाशित करेगा या प्रदर्शित करेगा तो उसको सबसे पहले वो जो सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो उसकी अनुदित प्रमाणित प्रति दिखानी होगी और ऐसे व्यक्ति का नाम जिसने वीडियो फिल्म बनाई है, और साथ में वो घोषणा भी करेगा कि ऐसी वीडियो फिल्म बनाने के लिए उसने उस वीडियो के मालिक जिसमें उस वीडियो के मालिक अर्थात उस वीडियो में जिसका प्रतिलिपि अधिकार निहित है उसकी अनुज्ञप्ति या उसकी सहमति प्राप्त है और वैसे स्वामी का नाम और पता बताएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। कई बार आप देखते हो ना यूट्यूब पर क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन दिया होता है। अगर कोई वीडियो बनाता है उसमें किसी साउंड रिकॉर्ड का प्रयोग करता है तो वो बताता है कि ये साउंड ट्रैक यहाँ से लिया गया है, ये ओनर इसका कॉपीराइट ओनर है और ये इस सन में ये पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर क्रेडिट देना आवश्यक है और अगर वो क्रेडिट नहीं देता है और जानबूझकर उसको पब्लिश करता है तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब है कंपनियों द्वारा अपराध। सेक्शन 69 बोलता है कंपनियों द्वारा अपराध। तो 69 कंपनी द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में दायित्व का निर्धारण करती है और इसकी जो धारा 69(1) है वो बोलती है कि अपराध के लिए कंपनी और प्रत्येक व्यक्ति जो उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए भारसाध्य को जो भी इंचार्ज हो उसके प्रति उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है उन्हीं को दंडित किया जाएगा। तो जो कंपनी है उसको और जो उस कंपनी के कारोबार में जो इंचार्ज है
उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अगर ये साबित कर दे कि जो अपराध है उसकी जानकारी के बगैर कारित हुआ है और उसने अपराध को कारित करने से रोकने के लिए उसने पूरी की पूरी सम्यक तत्परता बरती गई हो, तो यहाँ पर उसको अपवादों का सहारा मिल जाता है। और जो इसका जो 69 की का सबसेक्शन 2 है, ये कहता है कि कंपनी द्वारा कारित अपराधों के लिए कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को दंडित किया जाएगा। अगर वो ये साबित कर दें कि अपराध ऐसे व्यक्ति जो ये निदेशक है, प्रबंधक है, सचिव है या अन्य कोई अधिकारी है, इनकी अगर ये साबित कर दिया जाता है कि ये जो अपराध है ये इनकी सहमति या उपेक्षा से कारित किया गया है, तो इनको निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को यहाँ पर दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत 69 के अंतर्गत जो कंपनी है उसमें फर्म भी शामिल है। अब जो धारा 70 है कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, तो धारा 70 है जो अपराधों के संज्ञान के बारे में प्रावधान बताती है। इसमें ये कि अपराधों का संज्ञान लेगा वो है महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अपराधों का संज्ञान इनसे अवर का न्यायालय नहीं ले सकता है। संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं। जो इस तरह हमने सिविल उपचार भी पढ़ लिए और जो आपराधिक उपचार है वो भी हमने पढ़े। अब जो अन्य जो उपचार है वो है प्रशासनिक उपचार। तो जो कॉपीराइट एक्ट में जो भी प्रशासनिक कार्य हैं वो कॉपीराइट बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। कि भारत में अगर कोई अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार से प्रशासनिक उपचार प्राप्त किया जा सकता है। और प्रतिलिपि अधिकार के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए कि कोई कृति कब प्रकाशित की गई या किसी कृति के लिए प्रतिलिपि अधिकार की अवधि किसी अन्य देश में उस अवधि से न्यून है, तो इन सब मामलों की जो सुनवाई होती है वो प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड ही करता है और वो अपना इस मामले में अपना विनिश्चय देता है और उसका विनिश्चय अंतिम माना जाता है। तो इस प्रकार जो प्रशासनिक उपचार है वो हमें कॉपीराइट बोर्ड से ही प्राप्त होते हैं। तो हमने कॉपीराइट के अतिलंघन में हमने सिविल उपचार भी पढ़ लिए, आपराधिक मामलों से संबंधित उपचार भी पढ़ लिए और प्रशासनिक उपचार भी पढ़ लिए। तो इस तरह हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।